हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। देखिए, आज हमको देखना है, अभी हमको देखना है भ्रूणपोष का विकास। ठीक है जी, भ्रूणपोष का विकास, ये टॉपिक हमको देखना है कि फीमेल पार्ट के अंदर, ओव्यूल के अंदर भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ये वाला पार्ट जो होता है, ये क्या कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है जी, ये भ्रूणपोष किसके द्वारा बनेगा, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर से बनेगा। ठीक है जी, मेगास्पोर से। यह किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। और यह मेगास्पोर किससे मिलकर बना होगा, हमने बनाया था मेगा स्पोरोजेनेसिस के माध्यम से मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो कैसे कैसे हुआ था एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये ये अंडाशय का ये अंडाशय का यहाँ पास का कोई कुछ टिश्यू हो सकता है, ऊतक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। इस तरीके से रहता है, यहाँ पे इसको आर्किस्पोरियल सेल नाम दे दिया। फिर हमने देखा था कि ये दो बार विभाजन करता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ विभाजन करेगा, एक नीचे की तरफ विभाजन करेगा। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, पेराइटल सेल कहा जाता है जी। ऊपर वाले को बोलेंगे पेराइटल सेल, और नीचे वाले को बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल। ठीक है जी, स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, यही स्पोरोजिनस सेल ही आगे जाके किसका निर्माण कर लेता है, यही स्पोरोजिनस सेल ही आगे जाके किसका निर्माण कर लेता है जी, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है जी, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होता है, 2n प्रकार का होता है, ये हमने देखा था। ठीक है जी, अब हम ले लेते हैं, अब हम इस मेगा स्पोर मदर सेल को लेते हैं यहाँ पे, मेगा स्पोर मदर सेल को लेते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा मेगा स्पोर मदर सेल जो 2n का है, MMC। ठीक है जी, MMC। अब हम देखते हैं कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी इस तरीके से। ठीक है जी, दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, जो कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ये हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर से विभाजन होगा, मियोसिस 2 होगा। तो ये टोटल कितने प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी, 1 2 3 और ये 4 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, इनका प्लाइडी लेवल कैसा होगा जी, एन 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 और एन हो जाएगा। ये M2 है जी। ठीक है, ये भी क्या है, M2 ही है। ये M1 है, म्यूसिस 1 है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से 4 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे बन जाती है। फिर हमने कल के क्लास में देखा था, मेगास्पोरोजेनेसिस के क्लास में देखा था कि जो 3 थने सेल जो होते हैं, 3 थने माइक्रोस्पोर, 3 थने मेगास्पोर के जो सेल होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और अपना भोजन किसको दे देते हैं, इस एक थने प्रकार के मेगास्पोर को दे देते हैं, जिससे यह क्रियाशील हो जाता है। और क्रियाशील हो जाता है और इसके पास बहुत ज्यादा क्षमता होती है, बहुत ज्यादा ताकत होता है। अब यही यही क्रियाशील मेगास्पोर जो होगा वो क्या बना लेगा, यही क्रियाशील मेगास्पोर क्या बना लेता है, ये बना लेता है। मतलब यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, ये ओव्यूल है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। यही क्रियाशील मेगास्पोर ही क्या बना लेता है, ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बना लेता है। ठीक है जी, एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बना लेता है। फिर हमने देखा था इसमें बहुत सारे प्रकार के न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि इनके अंदर, भ्रूणपोष के अंदर न्यूक्लियस का निर्माण कैसे होगा, या किस तरीके से यहाँ पे डिवीजन होगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे प्लॉइडी लेवल कितना है, n है। ठीक है जी, यहाँ पे प्लॉइडी लेवल कितना है, n है। ठीक, तो ये क्या है हमारा भ्रूणपोष का विकास। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कैसे कैसे बनेगा। इसको हम कैसे लेंगे, हम इस वाली कोशिका को लेंगे। ठीक है जी, इस वाले किसको लेंगे, इस वाले मेगास्पोर को लेंगे। अब हम इस वाले मेगास्पोर को लेंगे और आगे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से। ठीक है भाई, चलो अब हम क्या ले लेते हैं, MMC को ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हम किसको ले लेते हैं, मेगा स्पोर को ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा, मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर, MS, मेगा स्पोर है ये हमारा। ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल कितना है, n है। इसमें एक न्यूक्लियस होगा जी। ठीक है जी, इसमें एक न्यूक्लियस होगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से विभाजन करना पड़ेगा, विभाजन करेंगे जी हम। ठीक है, एक कोशिका है, एक से बहुत सारे प्रकार के न्यूक्लियस हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें केवल केंद्रक का विभाजन होता है, याद रखेंगे, इसमें केवल केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, बाकी केंद्रक विभाजन के पश्चात उसके अंदर कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। ठीक है जी, या उसके बाहर सेल आवरण का निर्माण नहीं होता, इसमें केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है। ये हमने पहले क्लास में देखा था। ठीक है जी, पहले क्लास में हमने देखा था। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस केंद्रक का विभाजन करेंगे। ठीक है जी, तो किस प्रकार का विभाजन करेंगे, देखिए 2n था, 2n से हमने क्या बना लिया था, n बना लिया था। इसका प्लॉइडी लेवल कितना है, n है जी। ठीक है, अब जब n है तो इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन हमको करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो समसूत्री विभाजन करेंगे तो इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर से
इस एक कोशिका से कोशिका तो एक ही बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये डिवीजन होगा इस तरीके से, ये एक बार इधर ऐसा, तो इससे दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे बन जाएंगी, या दो प्रकार का न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया, माइटोसिस 1 हो गया, समसूत्री विभाजन 1। ठीक है, अब इसमें फिर से विभाजन करना पड़ेगा, माइटोसिस 2 करना पड़ेगा। ठीक है जी, समसूत्री विभाजन द्वितीय, तो दो कोशिकाओं से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये इधर इस तरीके से, और ये वाला कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है ना, तो दो से कितना बन जाएगा, टोटल 4 बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पे 4 बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 प्रकार की कोशिका बोलता हूँ जी, न्यूक्लियस यहाँ पे बना लेंगे। तो 4 न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया। ठीक है जी, 4 न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें फिर से क्या हो जाएगा, माइटोसिस 3 होगा जी, माइटोसिस 3 होगा। ठीक है जी, माइटोसिस 3 होने से क्या हो जाएगा, ये जो 4 न्यूक्लियस है वो 4 दूनी 8 न्यूक्लियस में बदल जाएंगे। ये 2 में बदलेगा, ये 2 में बदलेगा, ये 2 में बदलेगा, ये 2 में बदलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है, याद रखेंगे। ये भ्रूणपोष का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये भ्रूणपोष का स्ट्रक्चर है, कहाँ का है जी, यहाँ का, यहाँ का। ठीक है, अब इसमें हमने बहुत सारी संरचना हमने देखी थी, कल जब हमने इसको पढ़ा था तब हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि नीचे की ओर सिनर्जिड सेल्स होता है, एक सेल होता है, इसका बीच का पोलर न्यूक्लियाई होता है, और ऊपर की ओर क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है जी, तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, तो इसका भी बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका आवरण बना लेते हैं, भ्रूणपोष का आवरण बना लेते हैं, या भ्रूणपोष का मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, मेम्ब्रेन है यहाँ पे। अब इसके अंदर का आवरण बना लेते हैं। अब इसमें देखो, ये वाला देखेंगे, 1 2 और 3, तीनों के तीनों न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों न्यूक्लियस ऊपर की तरफ भाग गए हैं। ठीक है जी, ये तीनों ऊपर की तरफ चले गए हैं। ठीक, अब बीच का दोनों बचा हुआ रहेगा, 1 2, तो 1 और 2 दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1 है और ये 2 है, तो 2 है, तो ये इसका प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 बच गए हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, जिसमें एक जने जो होगा वो एक सेल बना लेगा, ये एक सेल है। ठीक है, और बचा जो 2 न्यूक्लियस है, इस तरीके से वो क्या बना लेता है, हमारा क्या बना लेता है, सिनर्जिड सेल्स बना लेता है, सहायक कोशिकाएं बना लेती है। इसका नाम क्या था जी, एक सेल था, ये एक सेल हमने बना लिया। इसका नाम क्या था जी, सिनर्जिड सेल था, साइनर्जिड सेल्स, साइनर्जिड सेल। ठीक है जी, सिनर्जिड सेल यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हमने एक भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है जी, भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिया है। इसका क्या नाम होता है, एंटीपोडल सेल होता है, एंटीपोडल सेल, प्रतिध्रुवित कोशिका बोलते हैं हिंदी में, एंटीपोडल सेल या प्रतिध्रुवित कोशिका यहाँ पे इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोशिका की संरचना और केंद्रक की संरचना कैसी है। ठीक है, देखिए कोशिका की संख्या अगर देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है जी, तो टोटल कितनी कोशिका हो गया, 7 कोशिका हो गया। ठीक है जी, कितनी कोशिका हो गया, 7 कोशिका, और केंद्र की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, इस प्रकार से एक जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है जी, एक जो भ्रूणपोष होता है वो 7 कोशिकीय होता है, 7 सेल्यूलर होता है, और 8 केंद्रकीय वाला होता है, न्यूक्लियस। ठीक है जी, 8 केंद्रकीय वाला होता है, समझ में आ गया। तो ये क्या है हमारा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था में ये भ्रूणकोष पाया जाता है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा भ्रूणकोष का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, याद रखेंगे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है भ्रूणकोष। भ्रूणकोष बोलो, भ्रूणभोज बोलो, एक ही बात है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं, अब ये यहाँ पे खत्म होता है, अब आते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन या परागन की प्रक्रिया। ठीक है जी, परागन की प्रक्रिया वही है, एकदम इजी है। ठीक, ये एंथर है, एंथर से जो पराग कण बनेगा उसको यहाँ तक पहुंचाने ही पॉलिनेशन कहलाते हैं, परागकण कहलाता है। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या परागन कहलाता है। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक, एक देखते हैं स्वपरागन। ठीक है जी, और एक होता है पर परागन, पर परागन। ठीक है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। ठीक है,
स्वपरागन दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है जी, ऑटोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में क्या होगा, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है। ठीक है जी, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ये ऑटोगेमी कहलाता है, स्वपरागन कहलाता है। जीनोगेमी क्या कहलाता है, ठीक है, एक पुष्प का परागकण, ठीक है जी, ये एक पुष्प है, एक पुष्प का परागकण उसी उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। ठीक है जी, मतलब इसका परागकण कहाँ गिरेगा, इसके वर्तिकाग्र पर गिरेगा, ये स्वपरागन कहलाता है, जीनोगेमी कहलाता है। ठीक, पर परागन में आ जाते हैं जी। पर परागन में क्या हो जाएगा, पर परागन में हम देखते हैं कि अलग अलग पौधे का अलग अलग पौधा लिया जाएगा, ए पौधा है तो बी में जाएगा, ठीक है जी, बी पौधा है तो ए में जाएगा, इस तरीके से ये पर परागन कहलाता है। ठीक, पर परागन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है जी, अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है। ठीक है जी, जैसे मेलिकोपिली, मेलिकोपिली घोंघा के द्वारा होता है जी, घोंघा के द्वारा। ठीक है, चिरोप चिरोप्टेरिफिली या ऐसा करके कुछ है, चिरोप्टेरोफिली। ठीक है जी, ये किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, ये चमगादड़ के द्वारा होता है जी। ठीक है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। एंटमोफिली, एंटमोफिली किसके द्वारा होगा जी, चींटियों के द्वारा होगा, चींटियों के द्वारा होता है। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाते हैं, पर परागन कहलाते हैं, और ये स्वपरागन कहलाते हैं। ठीक, पहले स्वपरागन को देखते हैं, फिर पर परागन को देखते हैं। ठीक है जी, अब स्वपरागन में वही है कि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, एक। ठीक है, तो ये स्वपरागन कहलाता है। स्वपरागन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देखिए, स्वपरागन में क्या हो जाता है, स्वपरागन के पुष्प जो होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, नॉर्मली बिना कलरलेस होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ज्यादा संख्या में इसकी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वपरागन के लिए पराग कणों की संख्या बहुत ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है जी, स्वपरागन से क्या लाभ हो सकते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कलर बनाने की जरूरत नहीं हो सकती। ठीक है, इनमें जो गुण होते हैं, पैतृक जो गुण होता है, पैटर्नल जो गुण होते हैं, वो बच्चों में भी सेम टू सेम एज इट इज गुण जाता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव देखा नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये स्वपरागन कहलाता है। ठीक, इसकी क्या क्या हानियां हो सकती है, अब नए गुणों की संभावना नहीं हो सकती, नए गुण बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ सकते। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, वायु के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, हवा के द्वारा हो जाएगा, किसी के द्वारा भी हो सकता है, तो ये स्वपरागन कहलाता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने की जरूरत नहीं हो सकती, मकरंद वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है जी, स्वपरागन के अंतर्गत आती है। थोड़ा समय के लिए रुक। ठीक है, तो ये पर परागन है, पर परागन जंतु के द्वारा होता है। ठीक है जी, जंतु के द्वारा हो सकता है, जल में हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, और वायु के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, ये जीटोनोगैमी है, जीटोनोगैमी है। ठीक है जी, जीटोनोगैमी है, ये स्वपरागन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब स्वपरागन के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हो सकती है, क्या क्या अनुकूलन हमको चाहिए रहता है, ये देख लेते हैं। तो स्वपरागन के लिए क्या चाहिए, पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए जी, बाइसेक्सुअल मतलब फीमेल पार्ट भी होना चाहिए और नर पार्ट भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या होना चाहिए, समकाल पक्वता, समकाल पक्वता मतलब यदि फीमेल पार्ट एक समय पे परिपक्व हो रहा है तो उसी समय मेल वाला पार्ट भी परिपक्व होना चाहिए, तो ये समकाल पक्वता कहलाता है। ठीक है जी, इसमें एक उदाहरण आता है, स्वपरागन का एक उदाहरण होता है क्लिस्टोगैमी। ठीक है जी, क्या उदाहरण होता है, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, ये याद रखेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा पुष्प जो कभी नहीं खिलता वह क्या कहलाता है, क्लिस्टोगैमी क्लिस्टोगैमी फ्लावर कहलाता है। ठीक है, ऐसा पुष्प जो कभी नहीं खिलता वो क्या कहलाता है, क्लिस्टोगैमी कहलाता है, मतलब ये पुष्प हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा, इसी के अंदर इसका फीमेल पार्ट रहेगा जी, इस तरीके से, और नर पार्ट का जो परागकण होगा वो इसी के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी में क्या पाया जाता है, स्वपरागन पाया जाता है, और ऐसा पुष्प जो होता है वो कभी नहीं खिलता है, ये याद रखेंगे। ठीक है जी, ये कभी नहीं खिलता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए, ठीक है भाई, चलिए,
अब हमने देख लिया पॉलिनेशन, अब हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागन। पर परागन मतलब दो अलग अलग प्रकार के या दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के मध्य या एक ही जाति के अलग अलग पुष्प के मध्य होने वाला परागन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। मतलब एक कोई प्लांट है और उसी प्रजाति का कोई दूसरा प्लांट है तो इसके मध्य परागन हो जाएगा। ठीक है, इसके मध्य परागन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है जी, ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला रंग अच्छा होना चाहिए, पौधे का रंग अच्छा होना चाहिए, फूल का रंग अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे कीड़े मकोड़े अच्छे से आकर्षित हो जाए और वहां पे आ जाए। उसको मकरंद का स्त्राव करना पड़ेगा या कुछ ऐसे बेनिफिट से जीव जंतु को देने पड़ेंगे जिसके लालच में आ जाए। फल अच्छा होना चाहिए, फूल अच्छा होना चाहिए, सुगंध अच्छा होना चाहिए, चटक दिखना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है जी, तो ये सारे के सारी चीजें क्या है, उसमें अनुकूलताएं पाई जाती है। अनुकूलताएं पाई जाती है जिसके कारण से पर परागन होता है। और पर परागन बहुत अच्छा है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं पर परागन से? देखिए, पर परागन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? दो प्रजाति मिल रहे तो नए गुणों की उत्पत्ति होगी। ठीक है जी, नए गुणों की उत्पत्ति होगी तो विविधता बढ़ेगी। ठीक है, विविधता बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं पर परागन से लाभ के। ठीक है, अब पर परागन को प्रमोट करने वाले क्या क्या उपकरण होते हैं? ठीक है, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, इसके लिए क्या क्या उपकरण बनाए जाते हैं या पौधे अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाते हैं, वही सारी चीजें देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी मतलब बंध्यता, तो स्व बंध्यता। दूसरा यूनिसेक्सुअलिटी मतलब एक लिंगता। हर्कोगेमी मतलब क्या होता है? बंधन युति होता है। ठीक है जी, प्रो क्या लिखा है? प्रोपोटेंसी मतलब प्रगुणता होता है और भिन्न कालपक्वता होता है और लास्ट होता है विषम वर्तिकाग्र। ठीक है जी, विषम वर्तिकाग्र। इसी को सबसे पहले देख लेते हैं, विषम वर्तिकाग्र क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र मतलब स्टाइल, स्टिग्मा का साइज और हमारे पोलन का साइज। ठीक है, या एंथर का साइज। ठीक है, वो कैसा है? अलग अलग है। ये क्या कहलाता है? विषम वर्तिकाग्रता है। यहाँ इस वाले में देखिए वर्तिका बड़ा है लेकिन ये छोटा है। इसमें देखिए वर्तिका छोटा है लेकिन पोलन ग्रेन्यूल बड़े हैं। ठीक है, इसमें वर्तिका बहुत ज्यादा लंबा है लेकिन मेल वाला पार्ट बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये विषमवर्ती एकाग्रता कहलाता है। सेम इसी को भिन्न कालपक्वता में भी ले सकते हैं। भिन्न कालपक्वता मतलब पहले फीमेल वाला पार्ट विकसित हो गया लेकिन ये वाला पार्ट विकसित नहीं हो पाया है, ये भिन्न कालपक्वता कहलाता है। एंथर विकसित हो गया लेकिन ये विकसित नहीं हो पाया, ये भिन्न कालपक्वता कहलाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं यूनिसेक्स, एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब क्या होता है? पौधे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रभावित करने के लिए पौधे क्या कर लेते हैं? एक ही पौधे में या एक फूल में केवल एक ऑर्गन को रख लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें फीमेल ऑर्गन को रखा गया है। ठीक है, और इसमें मेल वाले ऑर्गन को रखा गया है। ठीक है जी, तो एक ही पौधे अपने अपने एक ही पौधे अपने पौधे के अंदर अलग अलग प्रकार के फूलों का निर्माण करते हैं जिसमें एक नर फूल होता है और एक मादा फूल होता है। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है? हमारा यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता कहलाता है। ठीक है, अर्कोगेमी या बंधन युति क्या कहलाता है? एक स्वपरागन हमको नहीं करना तो स्वपरागन को खत्म करना पड़ेगा। बंधन मतलब किसी बंधन में बांध देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बनाया है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट किसी कवर के द्वारा या किसी औरंग के द्वारा रुका रुका हुआ है। ठीक है, जिससे ये जो मेल वाला पार्ट है उसका परागकण इसी के ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो ये बंधन युति कहलाता है। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का अर्थ क्या होता है? यदि किसी पुष्प का परागकण, ठीक है जी, यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर गिरता है तो उसके मध्य परागन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। यदि ऐसा हुआ तो ये स्वपरागन हो जाएगा ना, इस वजह से इसको स्वबंधता कहलाता है। इसी में यदि दूसरे फूल का परागकण आ जाए, दूसरे पेड़ का इसका परागकण इसमें आ जाए तो परागन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्वबंधता कहलाता है। प्रो प्रोपोटेंसी क्या कहलाता है? प्रगुणता। इसमें देखिए, एक फ्लावर है, एक फ्लावर के मेल पार्ट का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो पॉलिनेशन नहीं होता। ये क्रॉस कर दिया हमने क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो स्वपरागन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ए है और ये बी, बी दूसरी प्रजाति का पौधा है, बी दूसरी प्रजाति के पौधे का वर्तिकाग्र है, लेकिन यही परागकण दूसरी प्रजाति के पौधे पर, ठीक है, या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल पे जाके गिरती है तो परागन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, ये प्रोपोटेंसी कहलाता है। ये क्या कहलाता है जी? प्रोपोटेंसी कहलाता है। और ये सब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाले उपकरण होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए अब देखते हैं पर परागन। पर परागन देखते हैं जी। पर परागन हमने देख लिया, पर परागन से क्या लाभ है क्या हानियां हैं। ठीक है जी, लाभ वही है कि पौधे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पौधे पौधे की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नए नए गुणों का संचार होगा, अनुकूलन की तीव्र क्षमता पाई जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं? लाभ होते हैं। ठीक है जी, पर परागन के लाभ होते हैं। तो ये पर परागन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, सभी को लाइन से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं वायु परागन। ठीक है जी, वायु परागन। वायु परागन के लिए कैसा होना चाहिए? ठीक है, वायु परागन आपने देखा होगा
जो शंकर भगवान में चढ़ाते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या चढ़ाते हैं, धतूरे, धतूरे का फूल जो होता है, या एक उसको माला बना के चढ़ाते हैं। उसके फूलों, उसके जो बीज होते हैं, बीज नहीं यार, नहीं उसको छोड़ो, वो अलग हो गया, वो तो सीड का हो गया, ठीक है। वायु परागन, वायु परागन करना है तो कैसा होना चाहिए जी? सबसे पहले वायु परागन करने के लिए क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, हल्का रहेगा तभी तो वायु में उड़ जाएगा, ठीक है। परागन में, परागन जो होता है वो चिकना होता है जी, इसमें चिकना होता है, हल्का होता है, चिकना होता है, ताकि आसानी से उड़ सके और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके पहुंच सके, ठीक है जी। मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच सके, ये वायु परागन के कुछ उदाहरण होते हैं। हल्का होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है। उड़ने युक्त संरचना का निर्माण वहां पे होना चाहिए, उड़ने युक्त संरचना का वहां पे निर्माण होना चाहिए, ठीक है। वायु परागन में, वायु परागन यदि करना है मतलब हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ठीक है। तो क्या ये देखने में, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा ये कठिन है, ठीक है। मान लो जाए कोई पौधा एक जगह पे है, कोई पौधा दूसरी जगह पे, वहां से उसके परागकण को उड़ा के दूसरी जगह पे लेके जाना है, ठीक है। तो इतनी दूर तक जाने के बाद बिल्कुल कम परसेंट, 10% की संभावना है कि उसका परागकण उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है जी। तो यदि ऐसा करने तो हमको क्या चाहिए रहेगा? लॉस कम होना चाहिए, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इनके पराग कोश में बहुत अत्यधिक मात्रा में पराग कण का निर्माण हमको करना पड़ेगा, ठीक है जी। बहुत अत्यधिक मात्रा में पराग कण का निर्माण हमको करना पड़ेगा। तो 100 पराग कण हमने निर्माण किया, तो उसमें से केवल 10 या 10 में से कुछ 4 या 5 ही पराग कण वहां पे जाएंगे, और 4 या 5 में से केवल एक पराग कण ही सक्सेसफुली जर्मिनेट हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन को संपन्न कर पाएगा। समझ में आ गया? तो ये वायु परागन के कुछ उदाहरण थे। जैसे मक्का में आपने देखा होगा, मक्का मक्का जो होता है उसके जो रेशे होते हैं वो पूरी तरीके से हवा में ऐसे लहराते हुए रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पौधे के वायु के परागकण क्या हो जाते हैं? हवा में निकले हुए रहते हैं और हिलते डुलते रहते हैं, ताकि हवा के माध्यम से फटाक से निकल जाए। कुछ कुछ के परागकण एकदम झटके के साथ फटते हैं, झटके के साथ फटते हैं, जिससे इसके अंदर का जो परागकण है वो विस्फोट के साथ हवा में हो जाए और हवा के बहाव के साथ क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, या उड़ते हुए फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा होता है जल परागन। जल परागन मतलब हाइड्रोफिली। जल परागन का उदाहरण है वेलिसनेरिया, ठीक है जी, वेलिसनेरिया जल परागन का ये उदाहरण होता है। वेलिसनेरिया में दो फ्लावर पाए जाते हैं। ये एक ए फ्लावर है, दूसरा बी फ्लावर, ठीक है जी, पेड़। तो ए मेल पार्ट है, ए वाला मेल फ्लावर है, और ये फीमेल फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये पूरी तरीके से जल है भाई, इस तरीके से जल है पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेल फ्लावर जो होगा या मेल प्लांट जो होगा वो छोटा होता है। मान लो जाए मेल प्लांट जो है वो इतनी दूर तक बढ़ा हुआ है और इसमें एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेल फ्लावर है, ठीक है। मेल फ्लावर जो होता है जब परिपक्व हो जाता है, मेल फ्लावर जब परिपक्व हो जाएगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, और कट जाने के बाद ये तैरते हुए कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे चला जाएगा, इसमें इसके परागकण रहेंगे, इसमें इसके परागकण मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब फीमेल फ्लावर जो होता है वो भी छोटा सा ही रहता है, जमीन की तली में ही रहता है। अब इसमें भी फूल बन गया इस तरीके से, इस तरीके से फूल बन गया। अब ये भी कट जाएगा तो निषेचन कैसे हो पाएगा? इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? फूल बनने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और यहाँ तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के बाद, इस तरीके से पहुंचने के बाद ये प्याले जैसी संरचना बना लेता है, फूल को ऐसे विकसित कर लेता है कि प्याले जैसा हो। और जब ये लहरों के साथ ऐसे तैरते तैरते आता है तो ये फ्लावर इसमें आके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे संपन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये वेलिसन एरिया में जल परागन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली हमने बताया था, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स के द्वारा, ठीक है जी, बर्ड्स के द्वारा या पक्षियों के द्वारा जो परागन होता है वो ऑर्निथोफिली कहलाता है। आपने देखा होगा एक उसको अपने एरिया में लीटी चिड़ई बोला जाता है। वो एकदम छोटा सा रहता है और फूलों का रस पीने के लिए वो आता ही रहता है, ठीक है। तो वो होता है लीटी चिड़ई, ऐसा करके होता है। तो उसके द्वारा जो परागन किया जाता है, ठीक है जी, वो ऑर्निथोफिली के अंतर्गत किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रकार की पक्षियां होती हैं जो मकरंद के लालच में, ठीक है जी, मकरंद के लालच में यहाँ पे आ जाती है और क्या कर लेती है? पॉलिनेशन करा लेती है, ठीक है। तो ये ऑर्निथोफिली कहलाता है, ठीक है जी, ऑर्निथोफिली कहलाता है। और क्या हो सकता है? चिरोप्टेरिफिली। चिरोप्टेरिफिली ऐसा दिया है भाई, पता नहीं, चिरोप्टेरिफिली, फिली, चिरोप्टेरिफिली, ठीक है। चिरोप्टेरिफिली मतलब क्या होता है? चमगादड़ के द्वारा परागन, ठीक है जी, चमगादड़ के द्वारा परागन, ठीक है। आपने देखा होगा चमगादड़ तो रात में उड़ते हैं। अब रात में जब वो उड़ते हैं तो परागन कैसे कर लेते हैं, ये हमारे दिमाग में आएगा, ठीक है। तो चमगादड़ क्या कर लेते हैं? फलों को खाते हैं। चमगादड़ क्या कर लेते हैं? फलों को खाते हैं। और अक्सर वो कदम के जो फूल होते हैं उनको खाने के लिए आते हैं, और फूलों को खाने के लालच में, फलों के को खाने के लालच में वह पॉलिनेशन गलती से करा देते हैं, ठीक है। तो चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागन क्या कहलाता है? चिरोप्टेरिफिली कहलाता है, चिरोप्टेरिफिली कहलाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है?
चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, अब एक सबसे मेन है कीट परागन। ठीक है जी, कीट परागन। ठीक, कीट परागन सबसे ज्यादा मेन है, उसको हमको देखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीट परागन। ठीक है जी, कीट परागन इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ठीक है जी, तो वह कीट परागन कहलाएगा। ठीक, कीट परागन होता है साल्विया में। साल्विया में कीट परागन होता है। साल्विया का पौधा इस तरीके से होता है, इस तरीके से साल्विया का पौधा होता है। ठीक है जी, इस तरीके से साल्विया का पौधा है। उसमें यहाँ से ये फीमेल वाला पार्ट होता है जी, इस तरीके से ये वर्तिकाग्र होता है, इस तरीके से वर्तिकाग्र यहाँ पे होता है, और मेल वाला पार्ट यहाँ पे होता है। एक मेल जो होता है वो बंद होता है, बंद है मतलब स्टेराइल होता है। ठीक है जी, एक मेल फ्लावर बंद होता है, और एक वाला जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है जी, फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब उर्वर, उर्वर मतलब क्या, जो प्रजनन कर सकता है वो फर्टाइल कहलाता है। ठीक है, जो प्रजनन नहीं कर सकता वो बंध्य कहलाता है। ठीक है जी, बंध्य फ्लावर कहलाता है। ठीक है जी, बंध्य फ्लावर कहलाता है। तो बंध्य फ्लावर है तो इसमें क्या हो जाएगा, एंथर का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होगा। लेकिन फर्टाइल वाला जो होता है उसमें एंथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, एंथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो कैसे होता है एंथर, ये इस तरीके से एंथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये परागकोश है और ये इसका फीमेल वाला पार्ट है जी, ये इसका फीमेल वाला पार्ट है, वर्तिकाग्र वाला पार्ट है। ठीक है जी, वर्तिकाग्र वाला पार्ट है। अब साल्विया में कीट परागन कैसे संपन्न होता है। ठीक है जी, साल्विया में कीट परागन कैसे होता है, देखिए। अब ये कीट है तो कीट के अंदर में फूल है तो फूल के अंदर में यहाँ पे क्या पाया जाता है, मकरंद पाया जाता है। इसी को पीने के लिए कीड़े मकोड़े आते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई कीड़ा आया। ठीक है, यहाँ पे कोई कीड़ा आया, चलिए अब मान लेते हैं इस मकरंद को पीने के लिए एक कीड़ा या एक मधुमक्खी यहाँ पे आया, इस तरीके से आया। ठीक है, इस तरीके से आता है। जैसे ही कोई मधुमक्खी आता है तो एकदम एकदम शांति से तो नहीं घुसेगा वहां पे ना, शांति से नहीं घुसेगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हड़बड़ाता है, पंखों को फड़फड़ाता है। पंखों को जब फड़फड़ाता है तो क्या हो जाता है, इसके जो पराग कण होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने के बाद इसके पीठ में आके चिपक जाते हैं, इसके पीठ में आके चिपक जाते हैं। ठीक है, अब एक प्लांट में एक ही फ्लावर तो नहीं होगा जी, बहुत सारे फ्लावर होंगे जी। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर होंगे। तब जब यही कीट या यही मधुमक्खी, ठीक है जी, यही मधुमक्खी दूसरे फ्लावर में जाएगा। ठीक है जी, दूसरे फ्लावर में जाएगा तो ये इसका फीमेल वाला पार्ट है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक, दूसरे फ्लावर में जाता है टच करने के लिए या मकरंद के लालच में। ठीक है ना, ये बना लेते हैं इस तरीके से, ये टिक 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 टिक। इसमें जो परागकण गिरे हुए रहते हैं, परागकण जो गिरे हुए रहते हैं तो इधर उधर उड़ते उड़ते ये क्या कर लेता है, उड़ते हुए अब ये ऊपर नीचे उड़ने लगा। ठीक है, तो इसके जो परागकण होते हैं वो इसके वर्तिकाग्र में ऐसे चिपक जाता है और परागन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये इस तरीके से साल्विया में कीट परागन होता है। भाई याद रखेंगे, ये 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, साल्विया में कीट परागन। ठीक, ठीक है, ये साल्विया में कीट परागन हो गया। अब हम देखते हैं पीपल में या बरगद में या अंजीर में। ठीक है जी, पीपल या अंजीर। ठीक है जी, ठीक है, इसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, इसमें हाइपैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, हाइपैंथोडियम। ठीक है जी, हाइपैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपैंथोडियम मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उदुम्बरक प्रकार का पुष्पक्रम यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो जब इसमें इस तरीके से फ्लावर यहाँ पे पाया जाता है, ये इसका फ्लावर है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर है। ठीक है, इसके कीड़े का नाम मेरे को याद नहीं आता है, इसमें कीड़ा जो होता है वो भाग लेता है, या कीट जो होता है वो भाग लेता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो छिद्र होता है इसको ऑस्टियोल कहा जाता है, ऑस्टियोल। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं। ये जो छिद्र होता है वो ऑस्टियोल कहते हैं, इसी के माध्यम से हवा और दुनिया भर की सारी चीजें का आना जाना होते रहता है। ठीक है, और इसमें जो कीट भाग लेता है उसको ब्लास्टोफेगा कहते हैं, ब्लास्टोफेगा नामक कीट कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, इस ऑस्टियोल में या हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्प में क्या पाया जाता है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है जी, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर पाए जाते हैं और नीचे की तरफ इस प्रकार से फीमेल फ्लावर यहाँ पे पाए जाते हैं, फीमेल फ्लावर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है जी, फीमेल फ्लावर यहाँ पे पाए जाते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं, ये मेल पार्ट है तो इसको लिख लेते हैं मेल फ्लावर। मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है जी। अब इसमें पॉलिनेशन कराना है जी। यहाँ पर अब हम इसको इसमें क्या करना है, पॉलिनेशन कराना है, ठीक है जी। तो पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं, जिसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसमें मेल फ्लावर ऊपर की तरफ रहते हैं, फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ब्लास्टोफेगा नामक जो कीट होता है, ब्लास्टोफेगा नामक कीट जो होता है इस तरीके से, ये कीट है इस तरीके से उड़ते हुए आता है और इस ऑस्टियोल के माध्यम से, इस ऑस्टियोल के माध्यम से कहाँ घुस जाता है, नीचे घुस जाता है, ठीक है जी। नीचे घुस जाने के बाद ये क्या करता है, नीचे घुस जाने के बाद ये क्या करता है, ये अपने जो अंडे होते हैं, अंडे जो होते हैं वैसे फीमेल फ्लावर में दे देते हैं, इस तरीके से फीमेल फ्लावर में अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है जी। अंडे देने के बाद या इसी के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। अंडे देने के बाद या इसी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब कुछ समय होता है, जैसे जैसे फ्लावर परिपक्व होते जाएगा वैसे वैसे ये भी परिपक्व होते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो ब्लास्टोफेगा के अंडे हैं, ठीक है जी, ब्लास्टोफेगा के अंडे हैं ये भी क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और कीड़े बन जाते हैं, इस तरीके से कीड़े बन जाएंगे। ये इसके पंख है, ये इस तरीके से कीड़े बन जाते हैं, ठीक है। अब ये तो जिंदा हो गया, देख रहा है अरे मैं कहाँ फंस गया, किस अंधेरी गुफा में फंस गया हूँ, ठीक है। तो इसको भी बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते 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 यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये इसके द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब यह ब्लास्टोफेगा का कीट जो है वो इसके माध्यम से ऐसे गुजरने लगता है, तो गुजरने से इसके जो पराग कण होते हैं वो फट जाते हैं। फटने के बाद कुछ परागकण इसी में चिपक जाते हैं, कुछ परागकण इसी में चिपक जाते हैं और कुछ परागण जो होते हैं, कुछ परागण जो होते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिर जाने के बाद परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य संयोजन होता है और फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हाइपेंथोडियम में ब्लास्टोफेगा नामक कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। चूंकि ब्लास्टोफेगा एक कीट है इस वजह से इसको कीट परागण कहा जाता है, समझ में आ गया। तो जो फल हम बड़े चाव से खाते हैं उसमें भी कीड़े मकोड़ों का हाथ होता है, ठीक है जी, कीड़े मकोड़ों का हाथ होता है। कई बार हम देखते हैं जब हम बरगद के फल को या अंजीर के फल को या एक और फल होता है डूमर, डूमर का फल जानते हैं आप लोग, डूमर के फल को तोड़ के देख रहे हो उसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, ठीक है, जो बहुत ही गंदा दिखता है, ठीक है। तो इसके द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, समझ में आ गया। तो ये हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम है और ये कीट परागण के द्वारा संपन्न होते हैं और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जाता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा और ये हाइपेंथोडियम, साल्विया और पीपल अंजीर गुलर, ठीक है, ये 3 नंबर के प्रश्न हैं जिसमें पूछा जाता है। तो इसमें ये सारी चीजें लिखनी है, ये वाला डायग्राम भी बनाना रहता है और समझाना रहता है, ठीक। तो ये हमने कर लिया परागण, ठीक है जी। तो ये हमने क्या देख लिया, पर परागण। तो पर परागण से क्या क्या लाभ है, नई जातियों का प्रादुर्भाव होगा, अनुकूलन क्षमता अधिक होगी, नए गुणों का विकास होगा, एडेप्टिव क्षमता बहुत ज्यादा अत्यधिक होगी, ठीक है, नए गुणों का विकास होगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है जी, विपरीत परिस्थितियों में रहने की क्षमता हो जाएगी, फल की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, बीज की संख्या अत्यधिक मात्रा में बनेंगे, इनके द्वारा जो बीज बनेगा वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, विपरीत परिस्थिति को सहने वाला होगा। तो ये पर परागण से लाभ हो गए। हाँ, ये क्या हो सकते हैं, पर परागण के लिए वायु पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जल पर निर्भर रहना पड़ सकता है, कीड़े मकोड़ों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा पौधों को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, अच्छा बनाओ, कलर अच्छा दिखना चाहिए, सही समय पर पकना चाहिए, सही समय पर पकना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, मकरंद का श्रवण करना पड़ सकता है, ठीक है, नए गुणों का समावेश यहाँ पे हो सकता है, जो पूर्वजों के गुण है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पर परागण से लाभ होते हैं, ठीक है जी। एक पूछा जाता है स्वपरागण और पर परागण में अंतर, तो जितना भी लाभ हो गया, जितना भी हानियां हो गया, जितना भी परिभाषा हो गया, दोनों को परिभाषा को एक दूसरे से मिक्स करना है और दोनों का अंतर यहाँ पे बन जाएगा। जैसे स्वपरागण, एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के मध्य होने वाला परागण स्वपरागण कहलाता है। पर परागण की परिभाषा क्या है, एक ही प्रजाति के एक फूल और उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के मध्य होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है, ठीक है जी। स्वपरागण में बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पर परागण में बीजों की संख्या कम होती है, ठीक है जी। बीजों बोलता हूँ जी, परागकण की संख्या बहुत होती है। स्वपरागण में परागकणों की संख्या बहुत कम होगी जी, जबकि पर परागण करना है, वायु के द्वारा करना है, कीट के द्वारा करना है, ठीक है, इनके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होगी। स्वपरागण से उन्हीं गुणों का समावेश होता है, पर परागण से उन्हीं गुणों का समावेश नहीं होता। स्वपरागण से नए गुणों के लक्षण नहीं मिल पाते, पर परागण से नए गुणों के लक्षण मिल पाते हैं। स्वपरागण से अनुकूलन क्षमता विकसित नहीं की जा सकती, पर परागण से अनुकूलन क्षमता विकसित कर सकते हैं, ठीक है। स्वपरागण के लिए पौधों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, छोटे छोटे फूल बनाते हैं, छोटे छोटे फल बनाते हैं, फलों की संख्या बहुत कम होती है।
पर परागन में फलों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, फूलों की संख्या भी बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है, और आकर्षित करना पड़ता है। स्वपरागन में फूलों फूलों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सीधा रहो, सादा रहो, सिंपल रहो, सफेद रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर परागन करना है, फूलों को आकर्षित होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, ठीक है, सुगंधित होना चाहिए, इसके अलावा मकरंद का स्त्रावन करना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, इतना तामझाम है पर परागन में, ठीक है। स्वपरागन में हानियां देख लेते हैं, स्वपरागन, ठीक है जी, उन्हीं वही वही गुण आते रहेंगे तो आज बोर हो जाएगा, ठीक है जी। पर परागन में हर बार नए गुण आते रहेंगे। स्वपरागन में अनुकूलन क्षमता नहीं पाई जाएगी, पर परागन में अनुकूलन क्षमता पाई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रकार के कीड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, पर परागन इसमें किसी पे भी निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्या पाए जाते हैं जी, इसमें बहुत सारे प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लाभ और हानियां, उपयोग अनुपयोग, ये सारे प्रकार को उनको लिख के इसका अंतर लिखा जा सकता है, ठीक है जी, इसका अंतर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्व अनिषेक जन्यता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। स्व अनिषेक जन्यता क्या होता है, अब देखिए, स्वपरागन बार बार हो रहा है जी, स्वपरागन बार बार हो रहा है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के फ्लावर में आ रहा है, ठीक है, तो ये स्वपरागन हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है, पौधा बोर हो जाता है इन सारी चीजों से, उसको नई नई चीजें चाहिए रहती है, वो भी सोचता है मेरे को भी दूसरे फूल का या दूसरे पौधे का परागकण चाहिए यार, कब तक मैं अपने ही परिवार के जो भी है उसके ठीक है। तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वह क्या हो जाता है, जैसे ये एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है जी, ये एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ठीक है। क्या हो जाता है, स्वनिषेक जन्यता में क्या हो जाता है, जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है, तो स्व अनिषेक जन्यता के कारण जब ये बोर हो चुका है तो ये क्या कर देता है, निषेचन की प्रक्रिया होने नहीं देता है, मतलब इस परागकण का अंकुरन नहीं होता है, ठीक है, यही स्व अनिषेक जन्यता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, यदि किसी कारण से पादपों में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है लेकिन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती, ठीक है जी, तो यह प्रक्रिया स्व अनिषेक जन्यता कहलाती है, ठीक है जी, यह प्रक्रिया स्व अनिषेक जन्यता कहलाती है, ठीक है। अब इसके लाभ भी देखेंगे, हानि भी देखेंगे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे दूर करना है, ठीक है। स्व अनिषेक जन्यता को दूर करने के लिए हमको दूसरे फ्लावर के परागकण को यहाँ पे लाके डालना पड़ेगा, ठीक है, कभी वर्तिकाग्र को काट देना पड़ेगा, कभी इसको काट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसका परागकण इसी में न जाए, दूसरे में जाए, ये इसका जो वर्तिकाग्र इसको काटने पर दूसरे पुष्प का परागकण इसमें आ जाए, ठीक है। हमको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, कृत्रिम परागन कराना पड़ेगा, ये सारी चीजें करानी पड़ेगी, ठीक है। इस पौधे के आसपास इसी प्रजाति के दूसरे पौधों को यहाँ पे उगाना पड़ेगा, तब इस स्वनिषेक जन्यता को समाप्त किया जा सकता है। स्वनिषेक जन्यता के लाभ देख सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, एक ही संतति, ठीक है जी, एक ही संतति के साथ बार बार क्रॉस होने से जो नई संतति बनती जाती है, पेरेंट के मध्य बार बार क्रॉस होने से नई संतति जो बनती जाती है वो कमजोर बनती जाती है, क्योंकि वही गुण आते रहता है, ठीक है। पौधा सफेद है तो सफेद ही है, पौधा खट्टा है तो खट्टा ही आ रहा है उसका फूल, फ्लावर, फ्लावर की संख्या 100 बढ़ रही है तो 100 ही बन रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, बार बार होने से कमजोर हो जाते हैं, तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए पौधे स्वनिषेक जन्यता का रोड चूज करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, अब हाँ, स्वनिषेक जन्यता के लाभ, यदि ऐसा होता है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पर परागन करना पड़ेगा, तो पर परागन करेंगे तो दूसरे फ्लावर के जो परागकण होंगे उसको यहाँ पे लाके डाल दिया जाएगा, जिससे नए गुणों का समावेश होगा, नए गुणों का समावेश होगा तो पौधा बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट मजबूत होगा, एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार के फ्लावर खिलने लगेंगे, बहुत अच्छा दिखेगा। अब अच्छा दिख रहा है तो कीड़े मकोड़े आकर्षित होंगे, पर परागन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, नई नई संततियां विकसित होने लगेगी, तो पर परागन के जितने भी लाभ है वो सारे के सारे लाभ इसमें इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो और अनुकूलन क्षमता भी बढ़ जाएगी जी, ठीक है, फलों का आकार बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, फलों की संख्या बढ़ जाएगी, फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये बहुत सारे प्रकार के इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्व अनिषेक जन्यता या स्व अनिषेक जन्यता के लाभ, ठीक है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन, दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन के क्या लाभ है, निषेचन के बाद फल का निर्माण कैसे होता है, फल में कितने प्रकार की भित्तियां पाई जाती है, फलों का निर्माण कैसे होता है, फल के बाद बीज के स्ट्रक्चर हमको देखना है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है और ये देखेंगे हम अगले क्लास में। बाय बाय। फिर से इसको देखना पड़ेगा और फिर से देखना पड़ेगा भाई। स्वनिषेक जनता, ठीक है, स्वनिषेक जनता क्या होता है देखिए ध्यान से,
अब पौधा क्या हो चुका है, स्वपरागन कर करके पौधा बोर हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, कब यह क्या करता है, जैसे ये पुष्प है, इसका परागकण है, परागकण जब यहाँ पे पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाता है, तो पहुंच भले जाए लेकिन यह निषेचन करने नहीं देता है। ठीक है जी, तो यह फ्लावर क्या करता है, निषेचन करने नहीं देता है। यही प्रक्रिया स्वनिषेकजन्यता कहलाती है। ठीक है, स्वनिषेकजन्यता मतलब क्या हो गया कि परागकण वर्तिकाग्र तक तो पहुंच चुका है, यदि किसी कारण से परागकण तो पहुंच गया है लेकिन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है, यही प्रक्रिया स्वनिषेकजन्यता कहलाती है। ठीक है जी, स्वनिषेकजन्यता कहलाती है। अब इसके लाभ भी देखेंगे, हानि भी देखेंगे, या क्या क्या हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, या स्वनिषेकजन्यता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काटने से इसका जो परागकण होगा वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प का पोलन रेन आ जाएगा। ठीक है, या और हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना पड़ेगा, कृत्रिम परागन यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके स्वनिषेक जन्यता दूर हो जाएगा। ठीक है जी, स्वनिषेक जन्यता के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, अब पौधा पूरी तरीके से बोर हो चुका है, कब तक मैं एक ही फैमिली का बना रहूं, मेरे को भी अच्छा फ्लावर चाहिए, अच्छे फूलों की संख्या होनी चाहिए, फलों की संख्या बहुत अत्यधिक हो, मेरे जो बीज बने वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, अनुकूल परिस्थिति में जीवित रह सकूं, ये सारी चीजें चाहता है, तो वह क्या कर लेता है, स्वनिषेक जन्यता तय कर लेता है। ठीक है जी, स्वनिषेक जन्यता का रोड क्या कर लेता है, चूज कर लेता है। ठीक है, तो स्वनिषेक जनिता को बढ़ावा देने के लिए हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ता है। ठीक है जी, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, स्वनिषेक जनिता होने से क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पर परागन कराना पड़ेगा, तो हमको दूसरे फ्लावर का परागकण चाहिए, तो उसको हम ला लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, स्वनिषेक जनिता को समाप्त कर लेंगे। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो नए गुणों की उत्पत्ति होगी। फूलों की संख्या छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी, छोटे छोटे फूल थे, नॉर्मल थे, बड़े फूल बन जाएंगे, अच्छे दिखने लगेंगे फूल, उनके द्वारा जो बीजों की संख्या होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, फलों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, फल स्वादिष्ट होंगे, पौधे की जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, बाढ़ में, सूखा में, तो इस तरीके से स्वनिषेक जनिता के लाभ है या हानि है। ठीक है, ये भी आपके टॉपिक में पूछा जा सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पश्चात बीज का निर्माण देखेंगे, बीज के बाद फल का निर्माण देखेंगे, और ये चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।